नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्वस्थ किसान कार्यक्रम में। मैं हूं आदित्य कुमार। आधुनिक चिकित्सा पद्धति में एलोपैथी का राज है। जी हाँ, इस चिकित्सा पद्धति ने हालांकि मानवता की बहुत सेवा तो की है, लेकिन इलाज के तरीका बहुत महंगा और कई बार इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने में आते हैं। दूसरी ओर आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, सिद्धा और फिजियोथेरेपी जैसी पद्धतियाँ भी काम कर रही हैं। एलोपैथी के अलावा जितनी भी चिकित्सा पद्धति हैं, उनको वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति का नाम दिया गया है। आज के इस कार्यक्रम में हम इसी तरह की चिकित्सा पद्धतियों पर बात करने वाले हैं। जी हाँ, हमारा विषय रहेगा वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति और उसके फायदे। अगर आप इस बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, समाधान चाहते हैं, तो निसंकोच अभी इसी समय में फ़ोन कर सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800113060 और 1800113061। इस फ़ोन पे आपका कोई भी पैसा नहीं लगना है। आज के विषय पे बात करने के लिए हमारे बीच 5 मेहमान आए हुए हैं। उनमें से एक स्काइप पे हैं। हमारी पहली मेहमान हैं डॉक्टर भारती, जो दिल्ली सरकार में मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं। आपका वेलकम है मैडम। हमारी दूसरी मेहमान हैं डॉक्टर हेमा कोले, ये भी दिल्ली सरकार में आयुर्वेद की मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं। हमारे तीसरे मेहमान हैं डॉक्टर राहुल सिंह, आप दिल्ली सरकार में होम्योपैथी के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी हैं। आपका भी वेलकम है। हमारे चौथे मेहमान एम्स में फिजियोथेरेपिस्ट हैं डॉक्टर आशीष, आपका भी वेलकम है। इनके अलावा हमारे साथ हैं डॉक्टर भारती आचार्य, जो कि स्काइप के माध्यम से हमारे साथ जुड़ी रहेंगी। आप एक नेचुरोपैथ फिजिशियन हैं, तो आपका भी वेलकम है डॉक्टर भारती। आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूं। आइए बातचीत की शुरुआत करने से पहले देख लेते हैं एक ज्ञानवर्धक रिपोर्ट। इलाज के जो तरीके पारंपरिक चिकित्सा पद्धति के क्षेत्र में नहीं आते, उन्हें वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति कहा जाता है। आज के दौर में देखा जाए तो एलोपैथी सब पर भारी है। इस तरह हम कह सकते हैं कि एलोपैथी के अलावा जितनी भी चिकित्सा पद्धति हैं, उन्हें वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति कहा जा सकता है। इनको पूरक चिकित्सा पद्धति का नाम भी दिया गया है। अमेरिका के नेशनल सेंटर फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंड ऑल्टरनेटिव मेडिसिन ऐसे उदाहरणों का उल्लेख करता है जिसमें दूसरी पद्धतियों के अतिरिक्त प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद, ध्यान, योग और पोषण आधारित इलाज के तरीके शामिल हैं। हर्बल, एक्यूपंक्चर, सिद्ध और फिजियोथेरेपी भी वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति के ही रूप हैं। वैकल्पिक चिकित्सा अलग अलग तरह की बीमारियों के इलाज में सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली उपचार प्रणाली है। इसकी वजह ये है कि सेहत के प्रति लोग अपने मूल्यों और विश्वासों के भीतर ज्यादा अपनापन महसूस करते हैं। वैकल्पिक चिकित्सा मरीजों के साथ ज्यादा संगत है और निजी तौर पर उन्हें ज्यादा स्वायत्तता प्रदान करती है। वैकल्पिक चिकित्सा किसी भी स्वास्थ्य देखभाल उपाय का एक ऐसा तंत्र है जिसे आमतौर पर आधुनिक बायोमेडिसिन या उपचारों में स्वीकार नहीं किया जाता। कई देशों में वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति को रेगुलेट किया गया है। अमेरिका में 40% लोग वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति का ही सहारा ले रहे हैं। इस तरह से ये प्रचलित चिकित्सा को बहुत बड़ी चुनौती दे रही है। तो अभी आपने देखी ज्ञानवर्धक रिपोर्ट। आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर भारती,
जैसे कि हम जानते हैं कि जो वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति है वो हमारे कल्चर में, हमारी संस्कृति में रची बसी है, उसको हम अलग तरीके से देख ही नहीं सकते हैं। क्योंकि हम सब ने बचपन में कोई ना कोई मीठी मीठी गोलियां खाई हुई हैं, साथ में हमने किचन की चीज़ों को इस्तेमाल किया है ठीक होने में। पेट दर्द है या वोमिटिंग है, उल्टी हो रही है, तो वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति कहते किसे हैं वो तो हमें थोड़ा बहुत समझ में आ गया है, और लेकिन इसके फ़ायदे क्या हैं, आपसे ये जानना चाहेंगे। देखिए, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि होम्योपैथी एक सरल चिकित्सा पद्धति है जो हॉलिस्टिक अप्रोच पे बेस्ड है। इसमें हम पेशेंट को एज अ होल ट्रीट करते हैं और एक ये प्रिंसिपल पे आधारित है, सिमिलिया सिमिलिबिस क्यूरेंटर, लेट लाइक बी ट्रीटेड बाय लाइक। तो जो भी क्योर हो रहा है एक नेचुरल तरीके से, बहुत ही जेंटल वे में क्योर होता है। इसके फायदे ये है कि ये बहुत ही सेफ है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, प्लस कोई भी टॉक्सिसिटी नहीं है। आप दवाइयाँ ले रहे हैं, उसका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। खाने में मीठी है तो हर एज ग्रुप में ये दी जा सकती है और बच्चे तो बहुत ही चाव से इसे खाना पसंद करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही सवाल डॉक्टर राहुल आपसे, क्या इम्पोर्टेंस है आज के ज़माने में अगर हम देखें? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमें ये समझना पड़ेगा कि हर पद्धति का एक रोल है। ठीक है, कोई भी पद्धति अलग है, उसका काम करने का तरीका अलग है, लेकिन आज के सिनेरियो में हर पद्धति का एक रोल है। उसमें चाहे होम्योपैथी हो, आयुर्वेदा हो, कोई भी हो। मॉडर्न मेडिसिन जितना भी है, उस अल्टरनेट मेडिसिन उसका एक प्रेशर ऑफ भी करता है कि जो एक उनके ऊपर बहुत प्रेशर है, जैसे आपने वीडियो में भी देखा, मरीज लेटे हुए हैं, बिल्कुल उनके पास जगह नहीं है। तो अल्टरनेट मेडिसिन एक उस तरीके से भी एक बहुत अच्छा रोल, एक ऑप्शन बहुत अच्छा बना रहा है। एंड जैसे मैम ने कहा कि एक सेफ है बिल्कुल, एंड इजी टू टेक है, आसानी से आप ले सकते हैं। और होम्योपैथी स्पेशली जो लंबी बीमारियां, क्रॉनिक इलनेस जिन्हें कहते हैं, उसके लिए बहुत ही कारगर है। तो आप काफ़ी टाइम तक उसको ले सकते हैं, कॉम्प्लायंस एक बहुत ईजी है उसका। ये बिल्कुल, यही सवाल डॉक्टर कोले आपके विचार जानना चाहेंगे। आप सब जानते ही हैं कि आयुर्वेद ये भारत की सबसे प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है जो पिछले 3000 सालों से भी ज़्यादा भारत में रची बसी है। अंग्रेज का जो शासन जब आया ब्रिटिश के एरिया में, तब से एलोपैथी का जो चलन आया, उसके बाद आयुर्वेद का थोड़ा प्रचलन कम होता गया। लेकिन फिर भी कुछ राज्यों में अभी भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा आयुर्वेद का ही सेवन करते हैं चिकित्सा के तौर पर। उनका जो आयुर्वेद जो कहते हैं, जो 2 शब्द से बना है, आयु और वेद, मतलब आयु मतलब लाइफ और वेद मतलब साइंस, ज्ञान। तो आयुर्वेद सिर्फ चिकित्सा पद्धति नहीं है, ये है कि जीने का एक तरीका है और जीने का विज्ञान है। तो इसमें हमने प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पे भी जोर दिया है और ट्रीटमेंट एस्पेक्ट पर भी। तो ये वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति नहीं है, ये अब बनी है, ये हमारी प्राइमरी चिकित्सा पद्धति जो पहले। लेकिन जैसे जैसे एलोपैथी का चलन बढ़ता गया, रिसर्च ज़्यादा बढ़ते गए, तो दुनिया ने इसको ज़्यादा अपना लिया है। लेकिन जब सबसे प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद है, लेकिन अब लोगों में भी इसमें ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ गई है और लोग अब एलोपैथी मतलब अंग्रेजी चिकित्सा छोड़कर आयुर्वेद की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि आयुर्वेद के फायदे क्या है, उसके ये बेनिफिट्स क्या है जो एलोपैथी में नहीं है या अंग्रेजी पद्धति में नहीं है। बिल्कुल। डॉक्टर आशीष, ये हाँ डॉक्टर आशीष, हाँ, एक हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं कार्यक्रम को देखते हुए। नंदस्वरूप, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए। हेलो। हाँ, नमस्कार। नमस्कार नंदस्वरूप, सवाल पूछिए। हाँ, मैं जानना ये आयुर्वेदिक दवा की गोलियां होती है, तो स्वास्थ्य के तो ठीक है, चाहिए सेहत में भी अच्छी होती है। आपकी आवाज़ बड़ा कट कट के आ रही है, आप थोड़ा कवरेज एरिया में आइए। जी, मैं जानना आयुर्वेदिक दवाइयाँ की गोलियां होती हैं, स्वास्थ्य के लिए मेरे भी ठीक होती है, और दूसरी चीज परहेज कितना करना चाहिए? नहीं, आप आयुर्वेदिक चिकित्सा के बारे में जानना चाह रहे हैं, लेकिन क्या जानना चाह रहे हैं? मैं डॉक्टर कोले आप ही का रुख करूंगा, आप इनके सवाल अगर समझ सकी हैं तो आप इनका जवाब देंगे। आप सवाल फिर से एक बार साफ साफ पूछ लीजिए। सर, मैं जानना चाहता हूँ कि जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ खाई जाती है, तो इसमें कितना परहेज करना चाहिए और ये बीमारी जड़ से खत्म करने में कितना समय लेती है? ठीक है, खट्टी मीठी गोलियाँ होती हैं, ठीक है, तो ठीक है, मेरे स्वास्थ्य ठीक है, क्या मेरे सेहत में भी अच्छी होगी? बिल्कुल डॉक्टर कोले। देखिए, हर बीमारी अलग है और वो व्यक्ति परत्वे डिफरेंट है। आपको बीमारी कितने समय से है, कौन सी बीमारी है,
नई है या पुरानी है, उसमें कितने दोष है, आप कहाँ रहते हैं, इस सब पे डिपेंड है कि आपको कितना परहेज करना है। जब आप चिकित्सक को दिखाने जाएंगे, सबसे पहली बात तो आपको आयुर्वेदिक दवाई लेनी है, उचित चिकित्सक से ही लेना चाहिए, झोला छाप डॉक्टर से नहीं लेना चाहिए, मन से जाकर दवाई नहीं लेनी चाहिए। जब आप चिकित्सक के पास जाएंगे, परामर्श करेंगे, तब आपको वो दवाई के साथ साथ उचित परहेज है वो जरूर बताएंगे, और ये आवश्यक भी है, क्योंकि आप दवाई खाएंगे और जो बीमारी पैदा करने का कारण है वो करते ही रहेंगे तो आपकी बीमारी कभी भी ठीक नहीं होगी। इसलिए कहते हैं कि आप दवाई खाइए, तो परहेज कीजिए, और बीमारी संपूर्णतः जड़ से जाने की बात जो कहते हैं तो ये सही है। जैसे अंग्रेजी सिस्टम में ये है कि आप जो सिम्टम्स होते हैं, जो लक्षण होते हैं, उसको दवाई देकर सप्रेस करते हैं, उसको दबाते हैं, लेकिन आयुर्वेद में हम दवाई देकर परहेज बताकर उस जो बीमारी है, जो दोष से बनी है, उसको हम पूरा शरीर से निकालने की कोशिश करते हैं, समूल नाश करने की कोशिश करते हैं, तो बीमारियां जड़ से ही नष्ट होती हैं। बिल्कुल। डॉक्टर आशीष, फिर आपका रुख करना चाहेंगे। कई लोग आजकल सर्जरीज, जब कोई उनको सर्जरीज लिखी जाती हैं ऑर्थोपेडिक सर्जन के द्वारा, तो वो नहीं कराना चाहते हैं, तो ऐसे में फिजियोथेरेपी की क्या भूमिका रहती है? तो मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि फिजियोथेरेपी जो है वो 3 क्षेत्रों में अगर बांटा जाए तो कार्य कर रहा है। प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव या फिर ट्रीटमेंट फेज, एंड देन रिहेबिलिटेशन। तो जो प्रिवेंशन फेज है, अगर साधारण आर्थराइटिस का ही अगर उदाहरण लिया जाए, तो घुटनों के अगर आर्थराइटिस है तो उसके मान लीजिए 4 स्टेजेस हैं। तो अगर पेशेंट बहुत जल्दी एक फिजियोथेरेपिस्ट को अप्रोच करता है तो अगली ग्रेड में बढ़ने से पहले ही हम उसे रोकथाम उसकी कर सकते हैं और पेशेंट बहुत बेहतर हो सकता है। यदि वो दूसरी और तीसरी स्टेज में भी है तो उसमें भी एक्सरसाइज द्वारा, मैनुअल थेरेपी द्वारा और इलेक्ट्रोथेरेपी द्वारा उसका दर्द काफ़ी हद तक कम हो सकता है और उसकी सर्जरीज अवॉइड की जा सकती है। यदि 4th स्टेज है जहाँ पर और कुछ उपाय नहीं है, वहाँ लास्ट स्टेज में सर्जरी कराई जाती है, पर उसके बाद भी फिजियोथेरेपी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है कि वापस अपने लाइफस्टाइल में, अपने कार्य क्षेत्र में उसी प्रमाण हम वापस आ सकें, तो वहाँ भी उसकी आवश्यकता होती है। बिल्कुल। एक तो फायदा ये है कि भाई आपका दर्द दूर कर देती है, दूसरा आपको विकलांग होने से भी बचाती है, और अगर सर्जरी की ज़रूरत पड़ जाए तो उसके बाद भी फिजियोथेरेपी का रोल बना रहता है। डॉक्टर भारती, अगर आप हमें सुन पा रही हैं तो हम आपका रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर भारती, हाँ जी डॉक्टर भारती, आप एक नेचुरोपैथ हैं, क्या रोल है, क्या भूमिका है नेचुरोपैथी की आज के वर्तमान अगर हम परिदृश्य की बात करें, क्या भूमिका है? नेचुरोपैथी इज नेचर क्योर सिस्टम। इसका मतलब है कि हम नेचर से कितना सिंक में है, कितनी परफेक्ट ट्यूनिंग में है नेचर से। जैसा कहा जाता है कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। क्षितिजल पावक गगन समेरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। तो इसकी रिपेयर और रिकवरी भी इन 5 तत्वों के बैलेंस से होती है। तो इन चीजों को बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स की बजाय हम अगर अब इसको लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर ले, आजकल आपने देखा होगा लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बहुत कॉमन हो गए, जैसे कि डायबिटीज है, ओबेसिटी है, पीसीओएस, पीसीओडी है, या हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत कॉमन हो गए हैं। तो हमारे रॉन्ग लाइफस्टाइल की वजह से है। अगर हम अपनी दिनचर्या को ठीक कर लें और परफेक्ट सिंक में है, नेचर के सिंक में रहें, कि थोड़ा टाइम नेचर के साथ स्पेंड करें, या अपने शेड्यूल को थोड़ा हिसाब से चलें, जितना हमारा राइट वे ऑफ ब्रीदिंग रहेगा और लिविंग रहेगा उतना ही हम हेल्दी रह पाएंगे। तो हेल्थ के साथ साथ हम अपनी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, जब हम अपने नेचर की सिंक में रहें, धरती के साथ रहें, थोड़ा अपना टाइम नेचर में स्पेंड करें, और फिजिकल हेल्थ के साथ साथ हमको इमोशनल और मेंटल हेल्थ पे भी फोकस करना है, जैसे कि हम योग मेडिटेशन को अपनाएं, ताकि हमारी बॉडी की वाइटल पावर इंप्रूव रहे और परफेक्ट हेल्थ को हम एंजॉय करें। बिल्कुल। डॉक्टर भारती, आपका रुख करना चाहेंगे मैडम। होम्योपैथी चिकित्सा कितनी पुरानी है, उसकी क्या फायदे हैं, उस विषय में हमें बताएं। सर, मैं ये बताना चाहूँगी, एज कम्पेयर टू अदर सिस्टम ऑफ मेडिसिन, होम्योपैथी इज ऑफ रिसेंट ओरिजिन, सबसे नई पद्धति है। ये लगभग 200 साल पहले जर्मनी में इसकी शुरुआत हुई। डॉक्टर सैमुअल हैनेमैन को फादर ऑफ होम्योपैथी के नाम से जाना जाता है, और 19वीं शताब्दी में ये इंडिया में आई। पर देखते ही देखते ये देश भर में छा गई, लोगों द्वारा इसे अपनाया जा रहा है और इसे एक ऑफिशियल रिकॉग्निशन भी मिल रही है। और इसका फ़ायदा यही है कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और ये पेशेंट को परमानेंट क्योर दे रहा है। डॉक्टर कोले, आपका रुख करना चाहेंगे। अगर हम आयुर्वेद की बात करें, बहुत पुरानी चिकित्सा पद्धति है,
तो मैडम ये क्या बचाव पे जोर देती है या इलाज पे? जी, सही कहा आपने कि आयुर्वेद का लक्ष्य है, जो मोटो है वो है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम। मतलब जो स्वस्थ है, जो हेल्दी है, उसको स्वस्थ रखना है, और अगर बीमारी हो जाए, कोई व्याधि हो जाए, तो बाद में उसकी चिकित्सा करना। तो प्राइमरी जो एम है वो है कि हर एक व्यक्ति को स्वस्थ रखा जाए। तो स्वस्थ रखने के लिए ही आयुर्वेद में जो बताया है संहिता में कि कैसे आपको आहार विहार करना चाहिए, खाना कब खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए, आपकी प्रकृति के हिसाब से खाना चाहिए, देश के हिसाब से खाना चाहिए, कैसे निद्रा कितने घंटे लेने चाहिए, ये पूरे आहार का परिपालन कैसे करना है, विहार कैसे करना है, कौन सा आपको देश मतलब ठंडा आपको सूट करेगा या गर्म सूट करेगा, ये सारा ग्रंथों में दिया है। अन्न जो है, सब्जियां है, पूरे धान्य है, इनका दूध दही सबका वर्णन किया है, उनके गुण क्वालिटीज जो आपको अपने आहार में डेली के इसमें अपनाने चाहिए, कितना व्यायाम करना चाहिए, व्यक्ति पर तो ये डिफर होता है, इसमें फर्क है, व्यक्ति व्यक्ति पे निर्भर जरूरत के मुताबिक आप कहना चाह रही हैं। डॉक्टर राहुल, आपका रुख करना चाहेंगे, आज की जो परिस्थितियां हैं, तमाम आप देख रहे हैं कि कोविड भी है, तमाम सार्स भी है, नई नई चुनौतियां हमारे स्वास्थ्य वैज्ञानिकों के सामने आ रही हैं, तो आज की परिस्थितियों में लोग किस तरीके से होम्योपैथी का फायदा ले सकते हैं? देखिए, इसी के लिए होम्योपैथी आई थिंक सबसे अच्छी पद्धति है कि जो दवाइयाँ हम पिछले 200 सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं वो आज भी उतनी ही इफ़ेक्टिव हैं, उतनी ही कारगर हैं। तो स्पेशली ऐसे मामले जहाँ पे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है, और एंटीबायोटिक्स काम नहीं कर रही हैं, उसके बहुत सारे रीज़न हैं, वो अलग है, लेकिन एक नई न्यू जनरेशन एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत पड़ रही है आज मॉडर्न मेडिसिन को। होम्योपैथी आज भी उन पुरानी दवाइयों से अपने पुरानी दवाइयों के यूज़ करते हुए काफ़ी आराम दे रही है। हमें नई मेडिसिन की बहुत ज़रूरत नहीं पड़ रही, वो आज भी उतनी कारगर हैं। कोविड में भी हमारी काफ़ी मेडिसिन थी जिन्होंने बहुत काम किया। गवर्नमेंट के थ्रू हमने प्रिवेंटिव मेडिसिन बांटी, जिनका जो अब रिसर्च पेपर भी हमने डाले हैं उसमें, और इट्स इन अंडर रिसर्च एंड रिसर्च के अकॉर्डिंग इट वाज वेरी इफेक्टिव, बहुत ही कारगर थी, और काफ़ी लोगों को कोविड से बचने में इसको फ़ायदा हुआ है। तो उस विषय में हम बात करेंगे, लेकिन अभी डॉक्टर आशीष आपका रुख करना चाहेंगे। हम सियाटिका की अगर बात करें तो सियाटिका के इलाज में फिजियोथेरेपी किस तरीके से मदद कर सकती है? तो सबसे पहले हमें इसके कारणों को समझना होगा। सियाटिका नाम की वैसे कोई बीमारी नहीं है। सियाटिका हमारी एक नर्व है जो कि कमर में बहुत सारे कारणों से दबने के कारण उसमें पैरों में हमारा दर्द जाना शुरू होता है, जिस सिम्टम को सियाटिका कहा जाता है। कॉमन प्रॉब्लम है और हमारे किसान भाई बहनों में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो अगर सिर्फ हम किसानों की बात करें तो अगर दो वर्ग में बांटा जाए, एक 25 से 40 वर्ष और एक 40 से 60 वर्ष, तो 40 से जो 60 वर्ष के आयु में जिनको सियाटिका का पेन होता है वो अधिकतर स्पाइन की डिजनरेशन की वजह से होता है, क्योंकि इनके जो कार्य हैं वो बार बार झुकना, वजन उठाना, तो स्पाइन में बहुत जल्दी डिजनरेशन या अधःपतन जो होता है उसकी वजह से हड्डी की एक्सटर्नल ग्रोथ जो है, जिसको हम आम भाषा में अपनी मेडिकल टर्म्स में ऑस्टियोफाइट्स कहते हैं, उनका बढ़ना, स्पोंडाइलोसिस होना, और उसकी वजह से ऑस्टियोफाइट की वजह से डिजनरेशन की वजह से हमारी नर्व कंप्रेस होती है। डिजनरेशन को आसान शब्दों में बताएं। अधःपतन, आम भाषा में कहें घिसना। तो उसकी वजह से हमारी नस दबती है। दूसरा सियाटिका का एक मुख्य कारण इस वर्ग में पाया जाता है पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम। हमारे कूल्हे में एक मांसपेशी है जिसके नीचे ये जो नस है हमारी सियाटिक नाम की, ये दब जाती है और पूरे पैर में दर्द जाता है। बिल्कुल। तो और जो काफी असहनीय रहता है, बहुत असहनीय है। और जो हमारा पहला वर्ग जो मैंने कहा 30 से 40 वर्ष का, उसमें भारी वजन उठाने से या गलत पोस्चर की वजह से हमारी जो डिस्क है वो बाहर आने की वजह से नस को दबाती है और पैर में दर्द जाना शुरू होता है। तो फिजियोथेरेपी में इसके काफ़ी अच्छा। कितना वक्त लग जाता है उसमें? ये डिपेंड करता है हमारी एज पर, हमारी कंडीशन, डिजनरेशन कितनी है, हमारा जो डिस्क का प्रोलैप्स है वो कितना है। तो एक बार अगर इलाज पूरा हो जाए तो ये वापस आता है? अधिकतर देखा गया है कि अगर प्रॉपर इलाज लिया जाता है और उसके बाद पेशेंट जो उसे वर्जिशें बताई गई हैं वो फॉलोअप पे रहता है, तो वापस रिकरेंस के चांसेस बहुत कम है। और बहुत सारी सर्जरीज, एक्सरसाइज और मैनुअल थेरेपी द्वारा, फिजियोथेरेपी द्वारा अवॉइड की जा चुकी हैं। ठीक है। तो फिजियोथेरेपी में इसका काफ़ी अच्छा इलाज है। ठीक है। हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं, विपिन है, सागर मध्य प्रदेश से। विपिन, स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी सर, नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार।
जी सर, मेरे एक सवाल था कि ग्रामीण क्षेत्र में अक्सर देखा जाता है कि होम्योपैथी को लेके कुछ लोग ये बोलते हैं कि अनेक अनेक बीमारियों में दवा कुछ एक जैसी रहती है। तो ये भ्रांति के बारे में मुझे जानना था कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों कहते हैं कोई भी बीमारी हो दवा एक जैसी दिखाई देती है, अगर देखने में एक जैसी लगती है। बिल्कुल बिल्कुल, और अच्छा सवाल है डॉक्टर दूसरा राहुल। सवाल एक और था कि क्या वो होम्योपैथी की दवाई या ज्यादा खाने से या कम खाने से, क्योंकि छोटी छोटी गोलियां रहती हैं, अगर 6 बताई और 8 खा ली तो उससे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो सकता? बिल्कुल डॉक्टर राहुल या डॉक्टर भारती, जो भी आप जवाब दें। देखिए मैं इनको बताना चाहूँ कि जो हमारी होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं, हाँ। वो एक ग्लोब्यूल्स होते हैं, वो एक हाँ। बेस होता है, हाँ। हम उसके ऊपर से दवाइयाँ डालते हाँ हैं। जी। हाँ, देखने में शायद सारी एक लगे, लेकिन हाँ। दवाइयाँ बिल्कुल अलग हैं, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। अगर आप एक बिल्कुल अच्छे डॉक्टर, एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास से दवाइयाँ ले रहे हैं, हाँ। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, वो दवाइयाँ बिल्कुल ठीक हैं और बिल्कुल अलग हैं। बिल्कुल। एंड दूसरी बात जो उन्होंने कही कि आप 2 खा लें, 4 खा लें, 8 खा लें, देखिए आपको ये समझना पड़ेगा होम्योपैथी काम कैसे करती है। हमारी होम्योपैथिक दवाइयाँ शरीर में अंदर जाती हैं और वो शरीर को उत्तेजित करके उससे अपने आप को हील करने की कोशिश करती हैं। तो आप कई बार 4 खा लें या 8 खा लें, लेकिन जितना आपको डॉक्टर ने डोज बताई है उतना ही लें। कभी कभी से इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक बेसिक डोसेज है, जो एक डॉक्टर ने आपको बोला है कि इतनी खुराक लेनी है, उतनी ही खुराक लीजिए। बिल्कुल, एक्सपर्ट को तो मानना आवश्यक है ही, तभी आप ठीक हो सकते हैं। इस बीच हमारे ब्रेक का समय हो चुका है, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक से। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डॉक्टर भारती, आपका रुख करना चाहेंगे, अगर आप लाइन पे हैं तो आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे। जी बताएं सर। कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत बड़ी आम है। लोग अक्सर एलोपैथ में दवाइयाँ लेते हैं, लेकिन किसी को बदन दर्द होता है, सूट नहीं करती है, ये है वो है, तो किस तरीके से नेचुरोपैथी में, प्राकृतिक चिकित्सा में इसका इलाज संभव है? जी, कोलेस्ट्रॉल का मतलब है कि हमारा फैट, एक तरह का फैट होता है, उसका लेवल बढ़ जाना। और लेवल जो बढ़ जाते हैं हमारे, तो कोलेस्ट्रॉल में अलग अलग लेवल्स होते हैं हमारे कि टोटल कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड है, या फिर एसजीओटी, एसजीपीटी, आपका लीवर फंक्शन डिस्टर्ब हो गया है, जिसकी वजह से वो आपका पूरा काम नहीं कर पा रहा है। और तो कोलेस्ट्रॉल लेवल जब आपका बढ़ जाएगा तो वो ब्लड में डिटेक्ट होता है कि आपके कोलेस्ट्रॉल लिपिड प्रोफाइल जो है बढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका सीधा सीधा मूल कारण अगर मैं कहूँ, जब तक हम मूल रूट कॉज पे काम नहीं करेंगे तब तक ठीक नहीं होगा, चाहे कोलेस्ट्रॉल हो या आपके थायराइड लेवल्स डिस्टर्ब हो या आपके कोई भी हार्मोन्स हो। तो नेचुरोपैथी में जो हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं, यूनिटी ऑफ डिजीज और यूनिटी ऑफ क्योर पे काम करते हैं हम लोग। आपकी बॉडी में जितने भी एबनॉर्मल कंपोजिशन हो जाती है ब्लड की, लिम्फ की, तो जब हम एक्सक्रीशंस पे काम करेंगे, हमारे सिस्टम पे, एलिमिनेटरी सिस्टम्स के ऊपर काम करेंगे, तो धीरे धीरे इम्पैक्ट करेगा। जैसे कि नेचुरोपैथी में हम एब्डोमेन पैक देते हैं, एक वेट पैक लगाया जाता है, या मिट्टी का लेप भी लगाया जा सकता है। जैसे गाँव में जो लोग रहते हैं कि मिट्टी साफ छनी हुई होनी चाहिए, उसको पानी में भिगोकर हम मिट्टी को डायरेक्टली पेट पे भी लेप लगाते हैं, जिससे कि बॉडी के जो वाइटल ऑर्गन्स हैं आपके, उनकी सर्कुलेशन इंप्रूव होती है और वो अपना काम धीरे धीरे वापस रूटीन में करने लग जाते हैं। और ऐसे हाइड्रोथेरेपी में एक ही बात ट्रीटमेंट होता है, दैट इज आल्सो एडवाइज्ड अलोंग विद हाइड्रोथेरेपी से आपका मतलब पानी की चिकित्सा से है? जी, जल चिकित्सा से। जल चिकित्सा से। जल चिकित्सा में भी अलग अलग ट्रीटमेंट
हम यूज़ करते हैं डिफरेंट टेम्परेचर पे, और डिफरेंट ड्यूरेशन वाटर की यूज़ की जाती है अलग अलग असर के लिए, अलग अलग काम के लिए। पर जहाँ तक हम कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो हमारा भोजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे खान पान से ही हमारी सारी ये जो प्रॉब्लम शुरू होती है। तो जब हम रूट कॉज पे काम करते हैं कि आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स जो एक्यूमुलेट हो गए हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, उनके लिए हम एलिमिनेटरी चैनल्स पे काम करते हैं कि आपकी स्किन है, आपकी त्वचा है, और आपकी किडनीज हैं, और आंतें हैं, स्किन है। इन 4 चैनल्स पे जब हम लंग्स पे काम करने लगेंगे, उनके एलिमिनेटरी चैनल को काम बढ़ाएंगे, उनको एक्टिवेट करेंगे, तो नेचुरली जो टॉक्सिन्स बाहर निकलने चाहिए ब्लड में नहीं रहेंगे, तो आपकी बॉडी धीरे धीरे हेल्दी रिकवरी ठीक है, हम आपकी बात समझ चुके हैं। एक ईमेल भी आई है इसी सिलसिले में। ये हैं डॉक्टर अमित हैं दिल्ली से, इनकी आयु 54 वर्ष है और ये जानना चाहते हैं कि इनका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो कम नहीं हो रहा है, और एलडीएल 150 है और टोटल कोलेस्ट्रॉल 200 समथिंग है, 205 लिखा है इन्होंने। तो इस विषय में आप में से कोई भी अगर इनको राय देना चाहे तो दे सकते हैं, डॉक्टर भारती या डॉक्टर राहुल या डॉक्टर कोले। मैं बताना चाहूँगी कि आज के टाइम पे जो सबसे बड़ी बीमारी है वो है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। अगर हम अपना लाइफस्टाइल ठीक कर लें तो हमें शुगर, बीपी, थायराइड और या कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो ही ना। तो इसके लिए मैं आपको ये कहूँगी कि पहले तो आप अपना लाइफस्टाइल ठीक कीजिए, खाने पीने में संतुलित आहार लीजिए, वसा की मात्रा कम रखिए, और अपने डेली रूटीन में एक्सरसाइजेज, वॉक, ये सब इन चीज़ों को शामिल कीजिए। बाकी हमारे पास होम्योपैथी में कोलेस्ट्रॉल के लिए काफ़ी दवाइयाँ हैं, जिसमें से हम सबसे जो मेन मेडिसिन है वो है क्रैटिगिस टिंक्चर, जो हम देते हैं जब आथेरोस्क्लेरोसिस डेवलप हो जाता है। ओके, ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल चुका होगा। डॉक्टर राहुल, आपका रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जिनमें होम्योपैथी के द्वारा अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि होम्योपैथी एक होल साइंस है, एक होल सिस्टम है। वो हर तरीके की बीमारियों पे हमारा इलाज जो है वो संभव है, लेकिन स्पेशली बच्चों में ये बहुत ही कारगर है। एंड बच्चों में एक इम्यूनिटी डेवलप होना, बार बार कोई एलर्जिक सिम्टम्स होना, कोई एलर्जिक राइनाइटिस, ब्रोंकाइटिस हो रहा है बच्चों को, छींकने की बीमारी, जल्दी जल्दी खांसी जुकाम पकड़ना, उनमें इम्यूनिटी डेवलप करने में होम्योपैथी बहुत अच्छा रोल निभाती है। उसके साथ आपके ओल्ड एज में जहाँ पे शरीर बहुत बूढ़ा हो गया है, बहुत सारी दिक्कतें शुरू हो गई हैं और क्रॉनिक प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, ऐसे उसमें भी होम्योपैथी का अपना एक बहुत बड़ा रोल है। एंड वो सबसे बड़ी बात जो होम्योपैथी है कि वो हम जड़ से मिटाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे केसेस में होम्योपैथी आप लीजिए एंड उसमें आपको पूरा आपको जड़ से आपकी बीमारी मिटेगी। और उसमें जो मेजरली एलर्जिक जो प्रॉब्लम्स हैं, मैं कहूँगा, जो तवज्जो दूंगा कि जो मॉडर्न मेडिसिन में उसका आंसर नहीं है। और एलर्जी का आजकल इतना ज़्यादा घेराव हो गया है कि चाहे अस्थमा हो, सिंपल स्किन की एलर्जी हो या कहीं और का हो, तो जब होम्योपैथी एक होलिस्टिक अप्रोच हम लेते हैं तो उसको वो जड़ से हटाती है और हर तरीके की एलर्जी प्रॉब्लम चली जाती है। डॉक्टर कोले, अभी जो माहौल चल रहा है, कोविड की दस्तक हर जगह सुनाई दे रही है पूरी दुनिया भर में, और लोगों में फिर से एक थोड़ा भय का माहौल तो है ही। आयुर्वेद ने तो पिछली 2-3 लहरें आई थी, किस तरीके से मरीजों की मदद की और आज के माहौल में किस तरीके से वो मदद कर सकते हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। जैसे कि कोविड एक नई महामारी आई थी, तो एलोपैथी के पास भी इसका कोई इलाज नहीं था क्योंकि नई बीमारी थी ये। लेकिन आयुर्वेद ने इसने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। जो आयुर्वेद के इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स ड्रग्स है, मतलब हमारी वैदिक क्षमता बढ़ाने वाली, तो उसका काफ़ी अच्छा रोल पाया गया है। इसमें कुछ गिलोय है, गुडुचि जिसे कहते हैं, अश्वगंधा, पिपली, अच्छा जी, ऐसे दवाइयों को, आयुष काढ़ा, वो सब पेशेंट को दिया गया एज अ प्रिवेंटिव एस्पेक्ट कि आपको बीमारी ना हो। वैसे ही माइल्ड जो सिम्टम्स वाले पेशेंट थे, माइल्ड टू मॉडरेट, उनको भी मेडिसिन दी गई, जैसे आयुष 64 है। और गवर्नमेंट ने भी इसमें बहुत अच्छा योगदान किया है। गवर्नमेंट की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने गाइडलाइंस इशू की थी, तो प्रिवेंटिव आपको कैसे रहना है, क्या खाना है, क्या पीना है। जैसे लोगों ने बहुत अच्छा अपनाया है आयुर्वेद को, हल्दी वाला दूध लोग सब पी रहे थे, आयुष काढ़ा का नियमित सेवन कर रहे थे। तो इंडिया में पॉपुलेशन जितना है उसके हिसाब से भी मोर्टेलिटी जो थी, मृत्यु दर था, वो कम था। और बहुत सारे अभी तो रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं, क्योंकि जो जितनी भी कोविड के दौरान रिसर्च हुई है मेडिसिन पे, उसमें
आयुष के मेडिसिन का काफ़ी अंतर्भाव था कि 70% ज़्यादा जो ट्रायल्स हुए हैं वो आयुर्वेद की मेडिसिन पे हुए हैं टोटल, और उसके अच्छे परिणाम मिले भी हैं और लोगों ने भी काफ़ी उत्साहवर्धक इसको स्वीकार किया है, पहले वेव दूसरे वेव। और जो दिल्ली गवर्नमेंट के भी हॉस्पिटल्स थे उसमें डायरेक्टोरेट ऑफ आयुष द्वारा ये मेडिसिन का ट्रायल किया गया। जो LNJP हॉस्पिटल है जो सबसे मेन सेंटर था कोविड का, उसमें आयुष दिल्ली सरकार द्वारा डायरेक्टोरेट ऑफ आयुष द्वारा आयुष काढ़े का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। बाद में च्यवनप्राश लोगों को दिया गया, गिलोय संजीवनी वटी का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, जिसके काफ़ी उत्साहवर्धक परिणाम पाए गए हैं। और अभी हम अगर कोविड के जो दिख रहे हैं लक्षण कुछ पेशेंट्स में, तो उनमें भी हम प्रिवेंटिव मेडिसिन दे रहे हैं उनको। मैडम एक चीज़ और है कि हाल फिलहाल में लोग ये भी कह रहे हैं कि जो जिस भी तरीके से कोविड की जो प्रोफिलैक्सिस मेडिसिन है, क्या कुछ इस तरीके से भी है कि जिनको लेने के बाद कोविड से बचा जा सकता है आयुर्वेद में? जी बिल्कुल, कुछ मेडिसिन ऐसी है जिसमें संजीवनी वटी जिसे गिलोय कहते हैं या गुड़ुची कहते हैं, बाद में मुलेठी यष्टि मधु जिसे कहते हैं, जो हमारे घर में भी कुछ चीज़ें अवेलेबल है, तुलसी है, जो आयुष काढ़ा में सिर्फ तुलसी, दालचीनी, काली मिर्च और ये होता है 4 द्रव्य का सम्मिश्रण है वो तुलसी। बाद में हल्दी वाला दूध आप रात को पी सकते हैं, और जो सद ठंडी चीज़ें होती है जिनकी तासीर ठंडी होती है उससे आपको बचना है, जैसे निषेध करना है। बिल्कुल। डॉक्टर आशीष, सर दर्द की जो समस्या है बड़ी आम समस्या है, और सर है तो दर्द होना ही है, तो सिर दर्द की जो समस्या है हेडेक की, उसमें भी क्या फिजियोथेरेपी का कोई रोल है? यस तो मुख्य रूप से जो हमारे सर दर्द के भी कई प्रकार हैं, पर जो हमारे समाज में जो आज सबसे अधिक पाया जाता है वो है सर्वाइकोजेनिक हेडेक, जिसका मतलब है कि हमारी गर्दन से उपजा हुआ दर्द जो गर्दन से होते हुए सिर में जाता है। और अगर हमारे किसान भाई बहनों की जनसंख्या की बात की जाए तो उनमें ये पेन और भी अधिक पाए जाते हैं, क्योंकि उनमें खेत आदि में या अपने फील्ड में सर पे वजन उठाना या ऐसी भारी सामान उठाने की जो कुछ भी उनकी जो आदतें हैं, उसकी वजह से हमारी गर्दन की जो हड्डियां हैं, सर्वाइकल जो बोन्स हैं, उसमें डीजनरेशन शुरू हो जाता है, और वहाँ के आसपास की जो हमारी मांसपेशियां हैं उनमें तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इन मांसपेशियों के नीचे से जो हमारी खून की जो नसें सिर की तरफ जाती हैं वो दबना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से कई बार चक्कर आना, आंखों में थोड़ा धुंधलापन होना, सर में हमेशा दर्द बने रहना, चलते वक्त बैलेंस खराब होना आदि सिम्टम्स हमें इसमें नज़र आते हैं। दूसरी मांसपेशियां जब हमारी टाइट होती हैं तो इन्हीं के नीचे से जो कुछ हमारी जो नर्व्स हैं वो जो ऊपर की तरफ जाती हैं या फिर हाथ की तरफ आती हैं, तो वो भी दबनी शुरू होती हैं, जिसकी वजह से हाथ में झंझनाहट आदि सिम्टम्स भी साथ में नज़र आते हैं। तो मैं ये दर्शकों को कहना चाहूँगा कि जो हमारे भाई बहन, किसान भाई बहन अपने सर पे वज़न उठाते हैं तो वो अवॉइड करें कि बहुत भारी सामान अपने सर पे ना उठाएं, कुछ और साधन का उपयोग करें, और अकेले कोई वज़न ना उठाएं। अगर कोई साथी उन्हें मिल सकता है तो अवश्य उसमें साथ लें। और दूसरा, किसी को भी अगर कोई हमारे भाई बहन ऐसा महसूस कर रहे हैं कि गर्दन से होते हुए सर दर्द आगे की तरफ, आँखों की तरफ आ रहा है, आँखें हमेशा भारी हो रही हैं, थोड़ा चक्कर महसूस होता है, तो कृपया एक बार ज़रूर अपने फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाएं, क्योंकि फिजियोथेरेपी में इसका बहुत अच्छा इलाज है, जिसमें कि हमारी जो मांसपेशियां टाइट हो गई हैं उनको रिलीज़ किया जाता है, उनकी स्ट्रेचिंग पेशेंट को सिखाई जाती है। दूसरा, पोस्चरल एडवाइस उन्हें दी जाती है, और वहाँ पे मैनुअल थेरेपी द्वारा ट्रीटमेंट किया जाता है ना। पोस्चरल से आपका वही मतलब है? बिल्कुल। तो ट्रीटमेंट के द्वारा वहाँ जो कंप्रेशन है उसको बहुत आसानी से हटा दिया जाता है, तो जो गर्दन से जो सर में दर्द आ रहा है वो काफ़ी हद तक पूरी तरह ठीक हो जाता है। डॉक्टर भारती, आपका रुख करेंगे। आप ये हमें बताइए कि जो प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति है उसके अनुसार एक मनुष्य के शरीर में बीमारी होने के क्या कारण होते हैं, और उनका निदान भी, उस विषय में भी थोड़ा हमें बताएं। जी, प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे शरीर में 5 तत्वों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है, जो कि जब बैलेंस रहेगा तो आप हेल्दी स्टेट में रहेंगे। जैसे जैसे ये बैलेंस डिस्टर्ब होने लगता है तो आप डिजीज स्टेट की तरफ चले जाते हो। और ऐसा कहा जाता है कि हमारी बॉडी अलार्मिंग साइंस देती है, जैसे कि अभी आपने हेडेक की बात की,
तो बॉडी एक अलार्मिंग साइन दे रही है, या फिर फीवर हो रहा है तो वो अलार्मिंग सिग्नल है, दैट इज एक्यूट डिजीज जिसको कहते हैं। शुरुआती तौर पर आपके शरीर में चेंजेस आने लगी और बॉडी सिग्नल दे रही है कि कुछ करो, कुछ हेल्प करो, कुछ आई मीन ट्रबल, कुछ परेशानी हो रही है अंदर या वॉमिटिंग आ रही है। तो हम क्या करते हैं उस अवस्था में, हम कोई भी दवाई ले लेते हैं या इग्नोर कर लेते हैं, वी डोंट लिसन टू द बॉडी। जो हमारे शरीर की आवाज आ रही है उसको नेग्लेक्ट करते चले जाते हैं। धीरे धीरे ये जो रोग है, तीव्र रोग कहा जाता है अगर सिंपल भाषा में कहूँ, तो ये हमारे जीर्ण रोग में कन्वर्ट हो जाते हैं, एक्यूट डिजीज क्रॉनिक डिजीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्रॉनिक डिजीज कहते हैं। हाँ जी, जैसा देखा गया है कि आजकल नॉर्मल प्रॉब्लम्स कम हो गई हैं, बट लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की रेशो बहुत बढ़ती चली जा रही है। डायबिटीज, शुगर की बीमारी हर एक घर में है, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर होता है, पर वो हर घर में कोई ना कोई मेडिसिन उसकी ले रहा है। हाई ब्लड प्रेशर है जो धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया, और या फिर आप हार्ट स्ट्रोक की तरफ बढ़ रहे हैं जो आपकी कार्डियक अरेस्ट की तरफ लेके जाता है। तो ये सब चीजें हैं मूल कारण। जब तक हम कहें तो हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, बॉडी हैज गॉट इमेंस पावर टू हील विद इट। बट जब हम अलार्मिंग साइंस को नहीं सुनते, बॉडी को रेस्ट नहीं देते, या क्या कारण है उसको वहां पे सॉर्ट आउट नहीं करते, तो धीरे धीरे ये क्रॉनिक डिजीज में कन्वर्ट हो जाता है। बिल्कुल। आपने अभी जिक्र किया मैडम ब्लड प्रेशर का, जो बड़ी आम समस्या है और कई बीमारियों की जड़ में होती है वो, तो इसमें भी क्या नेचुरोपैथी या प्राकृतिक चिकित्सक पद्धति से कोई फायदा किस तरीके से पहुंच सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि हम कहते हैं कि शरीर के ऊपर ही नहीं काम कर रहे, हम मन के ऊपर भी काम कर रहे हैं, आपके इमोशनल लेवल पे भी काम कर रहे हैं। जब हाई ब्लड प्रेशर है, या ब्लड प्रेशर का मतलब है कि खून जो हमारा एक आर्टरीज में से ब्लड फ्लो करता है, तो वो स्पीड में कंटिन्यूसली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ज्यादा प्रेशर में जा रहा है, तो उसको धीरे से उसको वापस कैसे लेके आना, वो वापस ज्यादा स्ट्रेस में आ रहे हैं, हम कंटिन्यूस नेगेटिव थॉट्स की तरफ है, या वर्कलोड ज्यादा है, या कोई फैमिली प्रेशर्स है। जब ज्यादा टेंशन लेते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, तो धीरे धीरे ये पॉजिटिव स्ट्रेस नेगेटिव स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाता है, और वो हाई ब्लड प्रेशर की एक टर्मिनोलॉजी में आ जाते हैं हम लोग। तो नेचुरोपैथी में इसके बहुत सिंपल होम रेमेडी के ट्रीटमेंट्स हैं। एक तो जैसे कि आपको स्ट्रेस फ्री रखने के लिए अपने आप को प्रैक्टिस करें, ब्रीदिंग करें, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जहाँ भी गहरा लंबा सांस लें, नाड़ी शोधन प्राणायाम का प्रैक्टिस कर सकते हैं। और बहुत सिंपल प्रैक्टिस होती है। इसमें आप प्रणव मुद्रा बनाएंगे, फर्स्ट 2 फिंगर्स होल्ड करके, राइट से हम थंब से राइट नोस्ट्रिल को क्लोज करके लेफ्ट से सांस को बाहर छोड़ेंगे, लेफ्ट से सांस लेंगे, लेफ्ट से बंद करके राइट से बाहर करेंगे एक्सहेल, और इनहेल करेंगे राइट से, फिर राइट को क्लोज करके लेफ्ट से एक्सहेल करेंगे। नाड़ी शोधन प्राणायाम है जो कि आपके मन को, शरीर को काम डाउन करता है, जो आपके ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पे भी काम करता है धीरे धीरे। इसके साथ एक हॉट फुट बात है, हॉट फुट इमर्शन। हर एक के घर में गर्म पानी होता है और बकेट भी मिल जाती है, तो आप दिन में एक बार, जिनको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है या स्ट्रेस, अभी हेडेक की बात आप कर रहे थे जिनके लिए, एक होम रेमेडी है कि गर्म पानी में पैरों को डिप कीजिए, अच्छा टॉलरेबल वेरेबल पानी हो जिसमें आप पैर डिप कर सकें, और पैरों को, अपनी बाल्टी को टॉवल से ढक लीजिए। 20 मिनट के लिए आप निरंतर बैठे। अगर ये क्रम आप रात को सोने से पहले करते हैं तो आपकी नींद की क्वालिटी भी ठीक होगी, और क्या उसमें आपके हेड का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो पैरों की तरफ डेरिवेटिव इफेक्ट में चला जाएगा। तो हॉट फुट बात हम नेचुरोपैथी में सभी पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं जिनको हाई ब्लड प्रेशर है या हेडेक, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, एंड दिस इज वेरी इफेक्टिव। इसके साथ हमारा जो थंब और फिंगर के बीच में ये स्पेस होता है जहाँ पे हम सॉफ्टली हैंडल करते हैं, मतलब एंगल बनाते हैं, तो इस पॉइंट को अगर आप प्रेस करते हैं तो ये बेस्ट आपका रिलैक्सिंग पॉइंट है, एज वेल एज पेन किलिंग पॉइंट है। अगर आपको हेडेक हो रही है हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, तो इस पॉइंट को आप कंटिन्यूसली यहाँ प्रेस करेंगे 1 मिनट के लिए, प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज। ये सब सिंपल सी रेमेडीज है जो आप कोई भी घर कर सकता है, आपको प्रॉब्लम हो या आपके फैमिली। एक्यूप्रेशर की बात कर रही हैं, है ना मैडम? ये एक्यूप्रेशर है टेक्निक? हाँ जी। अच्छा। तो ये कोई भी घर में बैठ के भी कर सकता है, आपको या आपके फैमिली मेंबर में जिनको प्रॉब्लम हो, आप ये इस पॉइंट को कंटिन्यूसली रोज प्रेस करेंगे। जो ये हमारे दोनों फिंगर्स के बीच का पॉइंट है, ये सेंटर में जो एंगल आता है, इसको प्रेस करना है और रिलीज करना है, प्रेस करना है, रिलीज करना है। आप देखेंगे इमीडिएटली आपको रिलीज
बिल्कुल आपका रिलैक्स हो जाएंगे आप। बिल्कुल तो आप रिलैक्स। जैसे स्ट्रेस को हम रिलीज करेंगे अपने प्राणायाम से, हॉट फुटपाथ से और इन पॉइंट से, तो आप धीरे धीरे देखेंगे जी। कुछ दिन कंटिन्यूस करने से बिल्कुल ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल रेंज पे आता है। और अगर ज्यादा है प्रॉब्लम तो आप जरूर मेडिकल बिल्कुल। हेल्प को सीख करें ठीक है अगर आपके ठीक है प्रॉब्लम्स ठीक है। थैंक यू डॉक्टर भारती, आपका रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर भारती, अगर हम होम्योपैथी में दवाइयों की बात करें तो इसका चयन किस आधार पर किया जाता है और क्या होम्योपैथी की भी अपनी कोई सीमाएं हैं? बिल्कुल, इसका चयन किया जाता है ड्रग प्रूविंग के आधार पर। ड्रग प्रूविंग एक ऐसा मेथड है जिसमें हम कोई भी ड्रग सब्सटेंस एक हेल्दी इंडिविजुअल में देते हैं, उसके बाद उसमें कुछ सेट ऑफ सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, उन्हें एक सिस्टमैटिकली नोट किया जाता है जिसे कहा जाता है मटीरिया मेडिका। मटीरिया मेडिका इज अ कलेक्शन ऑफ ड्रग्स। तो जब कोई हमारे पास एक डिसीज्ड पर्सन आता है, वो प्रोड्यूस करता है एक सेट ऑफ सिम्टम्स, उसे हम मैच करते हैं हमारी मटीरिया मेडिका से, और जो भी सबसे ज़्यादा सिमिलिमम ड्रग होता है वही उसका क्योर करता है। सो होम्योपैथी क्योर द पेशेंट नॉट द डिसीज। और एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ आप सबको बताना चाहूँगी। घर घर में प्याज होता है जी। प्याज जब छीलते हैं तो क्या होता है, नाक से पानी, आँख से पानी, जलन होना, बिल्कुल है ना। तो इसी तरह अगर हमारे पास कोई कॉमन कोल्ड का या फ्लू का पेशेंट आता है, वो सेम सेट ऑफ सिम्टम्स प्रेजेंट करता है, उसमें अगर एलियम सीपा नाम की दवा दी जाए जो कि प्याज से बनी है, तो वो उसको तुरंत ठीक कर देता है। अच्छा। सो इतना ब्यूटीफुल है ये, बिल्कुल अच्छा एग्जाम्पल है। सिंपल एंड जेंटल वे ऑफ क्योर। बिल्कुल। डॉक्टर कोले, आपका रुख करेंगे। अगर हम आयुर्वेद की बात करें मैडम, तो आयुर्वेद में अगर हम अभी पुरानी जो हमारी इतनी पुरानी पद्धति है, तो जैसे पेट की बीमारियां आमतौर पे क्या आयुर्वेद में कोई सर्जरी, शल्य चिकित्सा का भी प्राविधान है? और कई बार पाइल्स की प्रॉब्लम लोग लेके आते हैं, या पेट कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत आती है, कब्जियत की दिक्कत आती है, इसमें आयुर्वेद का क्या रोल रहता है? जी, वैसे तो आयुर्वेद एक पूर्ण चिकित्सा पद्धति है। इसमें आपके सिर के बाल से लेकर पैर तक पूरे शरीर में होने वाली बीमारियों का इलाज है। ठीक, ये सिर्फ पेट तक सीमित नहीं है, लेकिन पेशेंट्स, बहुत से पेशेंट, मैक्सिमम पेशेंट्स पेट की बीमारियां लेकर आते हैं। उसमें पाइल्स, फिशर, पिस्टुला, कब्ज, ये फिर हम आपका सवाल आपसे फिर गुजारिश करेंगे। मुकेश हैं, मुकेश जी आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए। हेलो, हाँ जी नमस्ते, अपना सवाल पूछिए। पैरों में गांठ गांठ हम समझ पाए, क्या बोला? पैरों में अच्छा, इनके पैरों में इनकी गांठ की समस्या है, तो डॉक्टर कोले फिर से आप ही को ये सवाल पूछना चाहेंगे। नहीं जी, गांठ हैं पैरों में गांठ है, लेकिन ये इनको दिखाना पड़ेगा किसी चिकित्सक को, क्योंकि गांठ किस प्रकार की है, वो है ना? इस तरह से नहीं बिना बता देखे सकते हुए ये आपको क्योंकि इसका जो डायग्नोसिस है, जो निदान है, वो गलत हो सकता है। जी मैडम। तो दिखाने के बाद इसकी चिकित्सा प्रॉपर वे से हो सकती है। बिल्कुल। गांठ का साइज क्या है, वो सख्त है या नरम है, किस टाइप की है, कैंसरस तो नहीं है, ये सब देखना पड़ेगा। बिल्कुल सही मैडम ने बताया है आपको, जो आप उसको फॉलो करिए, तो आपको मिलना तो पड़ेगा एक एक्सपर्ट से, तभी वो किसी निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं। इस बीच हमारे एक ब्रेक का समय हो गया है, छोटे से ब्रेक से लौटते हैं, तब तक आप कार्यक्रम में बने रहिए। दूरदर्शन किसान चैनल पर।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डॉक्टर कोहले, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे आप अपनी बात पूरी करिए। जी, पेट की सारी बीमारियों का आयुर्वेद में बहुत अच्छा इलाज है। इसमें एसिडिटी, कब्ज, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, इसके लिए दवाइयाँ, चूर्ण, अवलेह, चटनी, आसा वरिष्ठ, ये सारे ही है। लेकिन उसके साथ साथ हम पेशेंट को परहेज ही बताते हैं, क्योंकि जैसे किसी पेशेंट को एसिडिटी मतलब अम्ल पित्त है तो उसे क्या नहीं खाना चाहिए, कब्ज है तो उसे क्या नहीं खाना चाहिए, ताकि बीमारी पैदा ही ना हो और दवाई का उपयोग जो है कम से कम करना पड़े। वैसे ही पाइल्स, फिशर, फिस्टुला के लिए जो पैरासर्जिकल प्रोसीजर्स है उसे क्षार सूत्र कहते हैं। इसमें मेडिकेटेड थ्रेड है, वो डालकर उसकी चिकित्सा की जाती है फिस्टुला की। वैसे ही अग्निकर्म है, जिससे जो पाइल मास अगर है तो उसे निकाला जा सकता है। तो सर्जरी का जो एक विकल्प है ये, और वो बहुत पेशेंट्स में प्रसिद्ध है, क्योंकि इसमें कम समय में पेशेंट हील हो जाता है, उसको एडमिट रहने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। अच्छा। तो बहुत ज़्यादा, जैसे वृद्धों में ये कॉमन समस्या है, कब्जी है, तो बहुत से पेशेंट्स उसके लिए आते हैं। और जैसे पीलिया है, उसके लिए भी आयुर्वेद में बहुत अच्छा इलाज है, एलोपैथी में इसमें इलाज उपलब्ध नहीं है। तो बहुत सारी सी मेडिसिन है, हर्ब्स है, हर्बल मेडिसिन है। जी डॉक्टर राहुल, अभी जैसे कोविड की बात चली रही है, तो कोविड से हम 2-4 हो ही रहे हैं आजकल, तो कोविड में होम्योपैथी का क्या भूमिका है कोविड हो जाने पर, और कोविड ना हो उसके लिए? देखिए, कोविड में सबसे पहली बात तो ये कहूँगा कि कोविड में जो भी गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दी है, आप सबसे पहले मास्क लगा के रखिए। अगर आपको कोविड है, अपने आप को आइसोलेट करके रखिए, उस चीज़ को कोई भी नहीं हटा सकता। बाकी पद्धति बाद में है, लेकिन जो एक बचाव है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। जहाँ तक होम्योपैथी का सवाल है, वो कोविड में जो पिछला भी जो कोविड का एक आया था, उसमें हमारा प्रिवेंटिव, क्योरेटिव और पोस्ट कोविड जो प्रॉब्लम आई है, दिक्कतें बहुत है, वो मानसिक लेवल पे और शारीरिक लेवल दोनों पे आई हैं। तो उसमें बहुत ही अच्छा रोल रहा है। क्योरेटिव, सरकार ने खुद एक मेडिसिन आर्सेनिक एल्बम 30 के नाम से बोला था कि आप उनको बांटिए, उससे बहुत अच्छे हमारे पास रिजल्ट आए थे। और स्पेशली जो कोविड जिन पेशेंट्स को हो चुका है, मैं यहाँ पे कहूँगा कि हाँ, जिन पेशेंट्स जो टर्मिनली इल थे, जो काफ़ी कोविड बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, उसमें होम्योपैथी ने इतना नहीं रोल अपना गया। लेकिन स्पेशली जो प्राइमरी इनिशियल सिम्टम्स थे और जो थोड़ा सा भी कॉम्प्लिकेशन, हल्की कॉम्प्लिकेशंस थी, उसमें कोविड में होम्योपैथी ने बहुत अच्छा रोल अपनाया है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। लेकिन स्पेशली जब ये कोविड एरा ख़त्म हुआ और लोग मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से अलग अलग सिम्टम्स लेके आए कोविड से रिलेटेड, चाहे डिप्रेशन हो, 3 साल से घर में बैठे हैं, काम नहीं है, पैसा नहीं है, ऐसे केसेस में जो एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, उसमें भी होम्योपैथी का एक बहुत मेजर रोल रहा है। मानसिक समस्या, बिल्कुल, मानसिक समस्याओं में होम्योपैथी का एक बहुत मेजर रोल रहा है। डिप्रेशन में भी कोई रोल है होम्योपैथी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। होम्योपैथी का जैसा आप जानते हैं, अगर आप किसी भी एक होम्योपैथिक डॉक्टर के पास गए हैं, हम आपसे हर तरीके के सवाल पूछते हैं। हम आपके मानसिक लेवल पे पूछते हैं, शारीरिक लेवल पे पूछते हैं, और पेशेंट के माइंड को समझना एक होम्योपैथिक दवाई के चयन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। तो इस तरीके से चाहे डिप्रेशन हो या और डिफरेंट तरीके की मानसिक बीमारियां हों, होम्योपैथी का एक बहुत मेजर रोल है। एंड कोविड के बाद से जितनी भी प्रॉब्लम्स हुई हैं, पोस्ट कोविड सिंड्रोम भी कह रहे हैं हम उसको, उसमें होम्योपैथी बहुत अच्छा रोल अपना रही है। बिल्कुल जी, खुशी की बात है। और डॉक्टर आशीष, आपका रुख करेंगे। हम सीओपीडी की बात करें, लंग्स की बड़ी बेहद किसान भाइयों में या हमारे आम जनता में दिक्कत देखी जाती है, स्पेशली गाँव में। ये जो चूल्हे की जो समस्या रहती है, लकड़ी का काम करते हैं महिलाएँ, क्योंकि अब तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने हर जगह गैस उपलब्ध कराने की पूरे उन्होंने जोर लगाया है, और वो काफ़ी इसमें सफलता भी हासिल की है। बावजूद इसके भी जो पुरानी हैं वो सीओपीडी की समस्या जिनको रहती है, उसमें पार्किंसन में फिजियोथेरेपी का क्या रोल रहता है? तो सबसे पहले अगर बात करें सीओपीडी की, जो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ हम कहते हैं, तो ये ग्रामीण क्षेत्र के किसान पुरुषों में ज़्यादा पाई जाती है, जैसा कि आपने कहा महिलाओं में भी, क्योंकि जो चूल्हे का इस्तेमाल करती हैं उस धुएं की वजह से। पर ये देखा गया है जो हमारा पुरुष वर्ग है उसमें हमारे जो अधिकतर किसान हैं, बीड़ी और हुक्के का चलन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमारे लंग्स में ये प्रॉब्लम होती है, जिसको सीओपीडी कहा जाता है, जिसकी कई स्टेजेस हैं। जब उसकी स्टेजेस बहुत बढ़ जाती हैं तो स्टेज में हमारे भाई बहन ये फील करते हैं, मरीज ये फील करता है कि उसके जो रोज़मर्रा के कार्य हैं, चलने में सांस फूलना, कपड़े पहनने में सांस फूलना,
कुछ भी थोड़ी सी ऐसी एक्टिविटी जिसमें थोड़ा सा अधिक श्रम चाहिए, उसमें सांस फूलना, चलते चलते बैठने की आवश्यकता पड़ जाना और सांस फूल जाना और सांस लेने में दिक्कत होना, ये इसके कई सारे लक्षण हैं। तो फिजियोथेरेपी में इसका बहुत अच्छा इलाज भी है और प्रिवेंशन भी है। और जो मरीज इस प्रॉब्लम से अगर सफ़र कर रहे हैं तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा, जिनको इस पीढ़ी है और एकदम से सिम्टम्स बहुत अगर बढ़ जाते हैं, वो कहीं बाहर है, आसपास कुछ सुविधा नहीं है, तो जब भी उनका सांस उखड़ने लगे, सांस फूलने लगे, तो अपने सामने कोई भी ऐसी चीज़ जिस पे पकड़कर वो थोड़ा झुक सके, झुककर खड़े हो जाएं और फिर धीरे धीरे नाक से सांस लें और मुंह से सांस छोड़ें, जैसे कि एक मोमबत्ती को हम बुझाते हैं। इस तरीके से अगर वो 15 से 10 बार करते हैं तो धीरे धीरे उनके सिम्टम्स सबसाइड होने शुरू हो जाते हैं। जिन भाई बहनों को सीढ़ी चढ़ने और उतरने में बहुत प्रॉब्लम होती है तो उनको ही सिखाया जाता है कि जैसे ही वो एक स्टेप उतरें, एक में सांस लें और दूसरे में छोड़ें, तो उससे सीढ़ियों पर उनकी सांस या दम उखड़ता नहीं है। और ऐसा ही नीचे झुककर कुछ करना है तो सांस लीजिए और सांस छोड़कर फिर नीचे जाइए और उठती बार फिर अगर सांस लेकर हम ऊपर आएँ तो ऐसे काम करते वक्त उनकी सांस नहीं फूलती है। दूसरा, स्पायरोमीटर का वो इस्तेमाल करें। ये एक बहुत सस्ता उपकरण है जो कि किसी भी मेडिकल स्टोर से हम खरीद सकते हैं। तो उसे मुंह में, उसकी जो नली है उसको मुंह में लगाकर गहरी सांस हमें अंदर खींचनी होती है, जिससे हमारी ब्रीदिंग कैपेसिटी अच्छी होती है और हमारे लंग्स के अंदर हवा ज़्यादा जाती है, तो उससे भी बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। तो एक बार अपने एक्सपर्ट से ज़रूर मिलें और अपनी जो सिम्टम्स हैं उनके अनुसार उन्हें जो जिनको दिक्कत है फिजियोथेरेपिस्ट के पास भी जा सकते हैं इस तरह की दिक्कतों के। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक ये आशा की किरण है। और मैं अंत में, हमारे कार्यक्रम का समय लगभग समाप्त हो चुका है, कम शब्दों में मैं शुरुआत करना चाहूँगा डॉक्टर भारती, अगर आप अपना संदेश दे दें अंत में और एक एक करके सभी लोगों से। मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगी कि आज के टाइम पे डिमेंशिया जो है एक बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती है। इसमें इंसान की जो है मेमोरी चली जाती है। लाइफ क्या है? लाइफ इज़ अ फुल ऑफ मेमोरी। तो अगर मेमोरी ही जा रही है तो वो लाइफ लेस हो गया है ना। तो आज के टाइम पे अगर हम उसको सही, उसकी जीवन शैली रखें, और होम्योपैथिक दवा का भी इसमें काफ़ी योगदान है। डिमेंशिया, ये जो भूलने की बीमारी को उसको कम करने में है रोल। बिल्कुल। हमारे पास काफ़ी अच्छी दवाइयाँ हैं इसके लिए, और प्लस हम उसको अब हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने को कहते हैं, ब्रेन की जो एक्सरसाइजेज है वो बताते हैं, तो उसके लिए होम्योपैथी चिकित्सक पद्धति बहुत ही कारगर है। और एक और मैसेज कि अगर किसी को डिमेंशिया हो जाए तो प्लीज़ उसे प्यार दीजिए और उसकी देखभाल कीजिए। धन्यवाद। डॉक्टर राहुल, मैं ये कहना चाहूँगा कि हम अल्टरनेट मेडिसिन की बात कर रहे हैं, लेकिन होम्योपैथी हो, आयुर्वेदा हो या योगा हो, ये अपने में एक पूर्णतम एक होलिस्टिक सिस्टम है। तो अब एक वक्त आ गया है कि हम इनको बाकी मॉडर्न मेडिसिन के साथ मिलकर एक गवर्नमेंट भी इसमें प्रयासरत है और उसमें वो कर रही है कि मॉडर्न मेडिसिन और अल्टरनेट मेडिसिन को एक साथ मिलाए और उसका हम भरपूर फायदा उठा पाए। डॉक्टर कोले जी, आयुर्वेद हमारी भारत की प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है, और जैसे कि चाइना ने अपनी ट्रेडिशनल पद्धति को बरकरार रखा है और 95% जो वहाँ की जनता है वो उसका ही सेवन करती है, और उसका प्रचार उन्होंने बाहरी देशों में भी किया है। वैसे अभी समय आ चुका है कि हम भारतीय लोग जो है अभी सिर्फ अपनी पद्धति, चिकित्सा पद्धति को अपनाएं और अपना जो उसके जो प्रिंसिपल्स है, सिद्धांत है, जो इतने सालों से भी नहीं बदले हैं और वो समय की सीमा पर साइंस के पैरामीटर्स पे भी खरे उतरे हैं, रिसर्च बेस पे भी। तो अभी हम उन सारी दवाइयों को अपनाने का वक्त आ चुका है, और जो उनमें जो सिद्धांतों में बताया गया है कि हमारी लाइफस्टाइल, जो जीने की शैली कैसी हो, मतलब आहार कैसे करें, ऋतुनुसार हमारा आहार जो है परिवर्तन करना चाहिए, दिनचर्या है, मतलब पूरा आपका दिन का शेड्यूल कैसा होना चाहिए, ऋतुचर्या, तो वो हम सब फॉलो करके जो आजकल लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हो रही है उससे हमें बचना चाहिए। जैसे कि दिन में कम से कम आधा घंटा व्यायाम करें, टाइम पर सोना, टाइम पर खाना, तो ये सब पद्धतियाँ अपना कर हम अपना जो जीवन है वो सुकर कर सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर आशीष, आपका क्या मैसेज है? मैं 2 बातों पर ध्यान खिंचवाना चाहूँगा। तो जैसा कि ये फसल कटाई का समय चल रहा है, तो इस समय हम बहुत सारे किसान भाई बहनों में एक प्रॉब्लम, जो हार्वेस्टिंग पाल्सी जिसे कहते हैं, वो देखा जाता है। और उसका कारण है कि जब फसल काटते समय बहुत लंबे समय तक उकड़ू पोजीशन में बैठकर एक पंजे पर भार नहीं, आलती पालती नहीं, स्क्वैट जिसको कहा जाता है, तो उस एक पंजे पर बहुत समय तक भार रहने की वजह से हमारे पैर में एक नस दब जाती है, जिसकी वजह से हमारा पंजा चलना बंद हो जाता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत लंबे समय तक एक ही पोजीशन में ना रहें, आप बीच में खड़े होकर घूमें, अपने आप को ओवर स्ट्रेस ना करें। और यदि अगर किसी को प्रॉब्लम हो गई है
तो फिजियोथेरेपी में इसका बहुत अच्छा इलाज है जिसको स्टिमुलेशन कहा जाता है, तो वो हमारी मांसपेशियाँ और वो जो नस है फिर से काम करनी शुरू हो सकती है। और दूसरा मैं अपने किसान भाई बहनों को ये कहना चाहूँगा कि खेत या किसी आदि अपने कार्य करते हुए अगर कोई चोट लगती है या मोच आना या कुछ भी होना, तो गाँवों में अधिकतर ये भ्रांति है कि चोट लगने के बाद तुरंत गर्म सिकाई करना या गर्म पानी में पैर डालना, ये प्रचलन बहुत ज़्यादा है। तो मैं उन्हें कहना चाहूँगा तुरंत चोट लगने के बाद किसी भी गर्म चीज़ को लगाना या गर्म चीज़ में पैर डुबोना ये ना करें, उससे वहाँ इन्फ्लेमेशन और दर्द और सूजन और अधिक बढ़ती है। तो बर्फ़ का इस्तेमाल करें, तो और तुरंत जैसी चोट लगी आप वहाँ बर्फ़ लगाइए, तो वहाँ इन्फ्लेमेशन और जो सूजन है और जो दर्द है वो कम होगा और तुरंत अपने एक्सपर्ट से मिलें। बिल्कुल। अगर डॉक्टर भारती अगर एक लाइन में आप भी अपना संदेश दे दें तो हमारे कार्यक्रम का समय लगभग समाप्त हो चुका है। डॉक्टर भारती, मैं यही कहना चाहूंगी कि अपने लाइफस्टाइल को जितना सात्विक रख सकते हैं उतना रखें, अपना जीवन को सिंप्लीफाई करें, ना कि कॉम्प्लिकेट करें चीज़ों को, और मेडिटेशन, ध्यान को और प्राणायाम को अपना पार्ट बनाएं, ताकि अपनी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ आप अपनी इमोशनल हेल्थ को भी कर पाएं और बिल्कुल। अपनी वर्किंग कैपेसिटी आप अच्छी कर पाएंगे। ठीक है डॉक्टर भारती, आपने अच्छा संदेश दिया, आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी, आपका शुक्रिया। डॉक्टर साहब, हम उम्मीद करते हैं कि दर्शक आपकी दी गई सलाह से लाभान्वित हुए होंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपका कुछ सुझाव हो तो आप हमें लिख भी सकते हैं या मेल कर सकते हैं। हमारा पता है टीडी किसान, कमरा नंबर 38, केंद्रीय कार्यक्रम निर्माण केंद्र, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। हमारा ईमेल आईडी है swasthkisan@gmail.com। आज के लिए बस इतना ही। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप स्वस्थ रहें और मंगल रहें। नमस्कार।